Just a minute. All right. Hi everyone. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. हाँ, so लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ होमवर्क लिया था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का। हाँ सर। हाँ Yes, सर। sir. क्या आप लोगों ने ट्राई? हाँ सर। Yes, sir. काफी सिंपल था। थोड़े बहुत डाउट्स होंगे। हाँ सर। Yes, sir. करेंगे हम लोग थोड़ा सा और डाउट्स इकट्ठा कर लेते हैं अभी, उसमें मतलब ज्यादा कुछ नहीं होगा। नथिंग वर्थ डिस्कसिंग राइट नाउ। थोड़े Yes, टाइम में sir. डाउट्स डिस्कस करेंगे उसके। सर सैटरडे को ना? हाँ, सैटरडे के पहले ही कर लेंगे। सैटरडे को मूल कंसेप्ट पे डाउट्स कर लेंगे ना, जिनका थोड़ा सा बचा हुआ है कुछ ठीक है। या बुकलेट का। पीरियोडिक का मैं क्लास में डिस्कस कर लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा पीरियोडिक के डाउट्स वगैरह डिस्कस करने में। ओके सर। ठीक है। यस सर। सो लास्ट क्लास में हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी और उसका एप्लीकेशंस देख रहे थे। हाँ सर। आपने थोड़े बहुत क्वेश्चंस देखे होंगे, वो जो अपने लास्ट एप्लीकेशन पढ़ा था उसके बेस्ड, लाइक हाउ यस सर आया था। जंप helps us in understanding what the valence electrons would be, यस। है ना। सो मेजरली वही एप्लीकेशन है। देन एक दो और एप्लीकेशन हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के, राइट। सो देयर इज एन एप्लीकेशन, मैं ऐसे बुकलेट से ही उठा के यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। ज़्यादा काम आते नहीं है एक्चुअली, दे आर जस्ट ऊपर से एप्लीकेशंस रिलेटेड टू आयोनाइजेशन एनर्जी। सो ये कैसा एप्लीकेशन है? इट टॉक्स अबाउट द it talks about the metallic nature. तो यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है? That for example, like if I ask you to do a general comparison of ionization energy, then S block metals, right? If I ask you ionization energy, S block के जो elements होते हैं versus D block के जो metals होते हैं, किनका ionization energy कम होता है? S block डी वाला ब्लॉक। एस ब्लॉक। एस ब्लॉक। S block. एस ब्लॉक। Right? If you will notice, तो S ब्लॉक का आयोनाइजेशन एनर्जी कम रहता है, ठीक है। एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस जो मेटालिक नेचर है वो S ब्लॉक के एलिमेंट्स का ज्यादा रहता है। ठीक है। सो दे हैव अ ग्रेटर मेटालिक नेचर। सो एक जनरल टेंडेंसी रहेगी। नाउ विद इन द ब्लॉक, वैसे आप नोटिस करोगे, आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, मेटालिक नेचर कम होता है, राइट। आप लोग मेटल्स की तरफ से नॉन मेटल्स की तरफ ट्रांजिशन करते हो, एंड डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी अगेन कम होता है, तो मेटालिक कैरेक्टर या मेटालिक नेचर बढ़ता है। ठीक है। सो इसकी वजह से जो रिएक्टिविटी रहती है, दैट इज फाउंड टू बी मोर लाइक मेटल नेचर की रिएक्टिविटी, दैट इज फाउंड टू बी मोर in the alkali metals as compared to the alkaline earth metals. Okay? Although both are reactive. Now इसी के साथ में, ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना एक और एप्लीकेशन के बारे में बात करा जाता है, विच इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग पावर, ठीक है, और टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नाउ यहाँ से यहाँ तक का वुड मेक सेंस फॉर यू, द ट्रेंड जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, the order of reducing power of the elements is in the following nature. Why? Because down the greater group. ionization energy, lesser is the tendency to lose electron.
Yes, sir. right? Yes, sir. However, ये एज एन एक्सेप्शन आपको हाईलाइट करना है, ठीक है? एंड इसका रीजन भी हम लोग देखेंगे, बट उसका रीजन समझने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, वी नीड टू स्टडी couple of more properties. ठीक है, मैं आपसे अभी नहीं करवाऊंगा, बट बाद में आई विल हाईलाइट, इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. रेफर FBO क्वेश्चन नंबर 40. यहाँ पे मैंने लिख लिया है, हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें. एक्चुअली मुझे आपको पहले हीट ऑफ सब्लिमेशन और हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है, ये भी पढ़ाने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे. देन यू विल कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस एक्सेप्शन. ठीक है, बट यहाँ पे नोट करके रखना, पढ़ने के बाद में हम लोग इस क्वेश्चन को रेफर करेंगे. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. Sir, I have a doubt. हाँ. Sir, what is the difference between reducing power and metallic nature? अलग अलग चीजें हैं. जैसे रिड्यूसिंग पावर इज अबाउट द टेंडेंसी ऑफ द एलिमेंट टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन. Yes, sir. ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर देखोगे, दिस इज व्हाट रिप्रेजेंट्स द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ अ मेटल इन अ सोल्यूशन, कि वो कितना इजीली, लेट्स से जो सॉलिड स्टेट है उससे एक Li प्लस या मेटल प्लस आयन एक्वस स्टेट में जाता है. Yes, sir. ठीक है. अब जब हम मेटालिक कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, मेटालिक नेचर के बारे में बात करते हैं, तो दैट इज मोर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स रिएक्टिविटी विद अदर एलिमेंट्स. So when we talk about this metallic nature or electropositive nature, then how easily it is reacting with other elements to lose electrons, to form cations. Okay, sir. In general, not like specifically in this situation. So आप इस तरीके से बोल सकते हो कि metallic nature या metallic character तो एक larger behavior हो गया, उसमें एक specific behavior के बारे में बात करी जा रही है, that is reducing power. Okay, sir. Got it. ठीक है. फिर एक और एप्लीकेशन है आयोनाइजेशन एनर्जी का. ठीक है, दैट इज आल्सो अ प्रीटी लेंथी लॉन्ग एम्पिरिकल डेटा बेस्ड एक्सप्लेनेशन. ठीक है, ज़्यादा उसमें लाइक घुसने का ज़रूरत नहीं है. मैं आपको ऊपर ऊपर से उसके बारे में एक आइडिया दे देता हूँ. सो यहाँ पर आप नोटिस करना, इसमें relative oxidation state किसी एलिमेंट की +1 होगी, +2 होगी, +3 होगी, कौन सी ज्यादा स्टेबल स्टेट है, उसके बारे में भी हम एक आइडिया लगा सकते हैं बेस्ड अपॉन एम्पेरिकल डेटा. काफी सारा इसमें इंग्लिश लिखा हुआ है, मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा, like what it is trying to tell. And after simplifying also, I would not ask you to like try to get into the depth of it, because it is mostly based upon just empirical analysis. Data देखा और data के basis पर कुछ कुछ एक ट्रेंड यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया. इस तरीके से नोटिस करना. हाँ बोलो. सर ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? हाँ रुको मैं बता देता हूँ, वो वर्ड भी आपको अभी नहीं आता है. ठीक है, सो यहाँ पर what we can say is this is valency, determination of, I should say valency, अभी simplified आप लोगों के लिए, or valence electrons of an element. Now what it is trying to say is that it wants to compare
वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट, चलो ऑक्सीडेशन स्टेट में वर्ड यूज ही नहीं करता हूँ, कंपेयर relative stability of valency of an element. Now ऊपर ऊपर से आप नोटिस करना, एस ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं दे शो अ पर्टिकुलर वैलेंसी या पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट. जैसे अल्कली मेटल्स हैं वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे. ठीक है, इनफैक्ट एल्यूमिनियम जो है वो भी टिपिकली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी शो करता है, राइट? यस डी ब्लॉक के जो मेटल्स हैं दे आर फाउंड टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. ठीक है, जैसे आयरन कभी +2 शो करता है, कभी +3 शो करता है. दीज आर इट्स कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स. ठीक है, कोई और एलिमेंट, कोई और मेटल हो गया जैसे मैंगनीज हो गया, तो मैंगनीज +2 +4 कॉपर +7. जिंक. ठीक है, जिंक टिपिकली +2 ही शो करता है. ठीक है, बट लेड तो पी ब्लॉक का हो गया, बट वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं. तो अब क्या करा, इन सारे जो मेटल्स हैं इन सब का आयोनाइजेशन एनर्जी स्टडी करा. ठीक है, और नॉट जस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, सो ऑन सो फोर्थ, ऐसे उन्होंने आयोनाइजेशन एनर्जी स्टडी करे. ठीक है, डेटा पूरा इकट्ठा करा. अब उस डेटा को फिर स्टडी करने पे कुछ एक एम्पेरिकल फाइंडिंग्स किस तरीके से आई, यहाँ पर नोटिस करना. अगर मैं किसी एलिमेंट के सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का डेटा देख रहा हूँ, ठीक है, ये क्या है यहाँ पर, कंपेयर relative stability of valency of an element based upon data of its successive ionization energy. What do I mean by successive ionization energy? First, second, First, second, second, third, third, फोर fourth. सारे आयोनाइजेशन I1, I2, I3, right? जो भी मेरी consecutive ionization energies होती थी उनको मैं देख रहा हूँ. तो उसमें क्या बोल रहे हैं ये कि अगर कोई दो कंसेक्यूटिव आयोनाइजेशन एनर्जीज मैं नोटिस कर रहा हूँ और उनके बीच में जो डिफरेंस है वो 16 EV या उससे ज़्यादा है. ठीक है, जैसे यहाँ पर आप नोटिस करोगे सोडियम का इन्होंने एग्जाम्पल लिया है. तो सोडियम का इन्होंने देखा कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का जो डेटा है उसको नोटिस करा, उनके बीच का जो डिफरेंस मिला वो 42.4 EV है. ठीक है, सो ये यहाँ पर डेटा इन्होंने ऐसे बाकियों का भी नोटिस किया और उसमें एक ट्रेंड निकाला कि अगर सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज के बीच में गैप जो है वो 16 EV या उससे ज़्यादा है, तो फिर जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो स्टेबल होगा, या लोअर वैलेंसी जो होगा वो स्टेबल होगा. इसका मतलब क्या हो गया, ये कहना चाह रहा है कि IE1 और IE2 का डेटा इन्होंने यहाँ पर सोडियम के लिए नोटिस करा और पता पड़ा कि हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रहता है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, राइट? ये तो अपन को पहले से ही पता है. बट yes. जो I2 है वो एक्चुअली I1 से 16 EV से भी ज़्यादा का जंप हो गया. तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि फिर जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने का टेंडेंसी है वो कम हो जाता है. मतलब द एलिमेंट रियली डजंट वांट टू लूज दैट सेकंड इलेक्ट्रॉन. वो पहला इलेक्ट्रॉन लूज करके खुश है कि हाँ मतलब मैंने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, I1 हो गया. अभी दूसरे के लिए इट इज आस्किंग टू मच एनर्जी, कि और एनर्जी चाहिए अगर आपको दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है. तो व्हाट इट इज सेइंग दैट कि फिर अगर हम लोग ऐसे कंपेयर कर रहे हैं कि लाइक एलिमेंट जो है वो +1 स्टेट में रहना चाहेगा कि +2 स्टेट में रहना चाहेगा, तो वी से जो लोअर वाला जो स्टेट है वो रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल है. एलिमेंट विल वांट टू टिपिकली स्टे इन दैट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, फिर वैसे ही इन्होंने एक और ऑब्जर्वेशन यहाँ पे नोटिस करी कि इफ द डिफरेंस बिटवीन
two consecutive या two successive ionization energy, if it is 11 eV या उससे कम है, तो फिर जो हायर वाला ऑक्सीडेशन स्टेट है वो रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होता है। तो इन्होंने यहाँ पर ये अच्छा इंटरेस्टिंग एग्जांपल कोट किया है मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम में लाइक वी नो I1 is greater than or is less than I2 is less than I3, राइट? इस तरीके का सक्सेसिव ट्रेंड रहता है। अब जब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाता है तो मैग्नीशियम का +1 आयन बन जाएगा। जब सेकेंड आयोनाइजेशन हो जाएगा तो मैग्नीशियम का +2 आयन बन जाएगा, राइट? और थर्ड आयोनाइजेशन हो जाएगा तो मैग्नीशियम का +3 आयन बन जाएगा, है कि नहीं? यस सर। नाउ ये पॉइंट कह रहा है दैट इनमें से जो स्टेबल बैलेंसी है वो हम आयोनाइजेशन एनर्जी के डेटा से बता सकते हैं। तो ये कैसा बोला जा रहा है कि आप नोटिस करो जो I1 और I2 के बीच का गैप है, ठीक है, I1 और I2 के बीच का गैप है यहाँ पर, अगर वो 11 EV या उससे कम हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन को मतलब एटम को अगला इलेक्ट्रॉन लूज करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लाइक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, I1 हो गया, उसके बाद यहाँ पर आप नोटिस करोगे अगला इलेक्ट्रॉन लूज करने में लाइक 11 EV से कम ही एनर्जी लग रही है, तो द एलिमेंट विल बी लाइक कि हाँ हाँ ले लो इलेक्ट्रॉन, आई डोंट केयर, कम एनर्जी में ले लो। तो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल दिखाने की कोशिश कर रहा है फिर एलिमेंट? जो हायर Mg2 हायर वैलेंसी वाला है, राइट? सो यहाँ पर लेस देन 11 EV का गैप है, तो इसका मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर दैट इज इन दोनों के बीच में कंपेयर करने पर +2 इज मोर स्टेबल, ठीक है? तब तो एक +3 भी होगा ना? हाँ, अब अगर हम लोग I2 और I3 देखें, ठीक है, इसमें डेटा दिया नहीं है एक्चुअली, मैं डेटा ढूंढ के आपको देता हूँ। रुको, आयोनाइजेशन एनर्जी डेटाबेस, विकी पे एक अच्छा डेटाबेस है जिसमें सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज दी हुई हैं। तो जैसे मैग्नीशियम का ये I1 जो था कितना है, 7.6 EV, ठीक है? मैं डेटा लिख देता हूँ यहाँ पर, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जस्ट मैं आपके सामने यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। I1 7.6 EV लिखा हुआ है, फिर ये 15 लिखा हुआ है, IE2 लिखा हुआ है 15 EV, एंड IE3 लिखा हुआ है, कितना है मैग्नीशियम का, 80 EV, ठीक है? तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे दैट गैप कितना हो गया I2 और I3 के बीच में? हाँ हाँ 65 more than 60 इट इज मोर देन 16 EV, राइट? तो फिर अब जो पहला पॉइंट अपन ने पढ़ा था उसके हिसाब से हम लोग क्या बोलेंगे, +2 और +3 में विच इज अ मोर स्टेबल? +2 lower the one. lower one +2 +2 is a relatively more stable oxidation state, right? यहाँ के हिसाब से लोअर, दैट इज +2 is more stable, ठीक है? इस तरीके से ये पॉइंट आउट करने के लिए बता रहा है, ठीक है? So, हाँ, so but Mg2 plus has acquired stable octet configuration. So why will it want to lose its electron? मतलब with ease, why will it want to? नहीं लूज करना चाह रहा ना, दैट इज व्हाट वी आर Yeah. ट्राइंग टू से ओवर हियर। इसलिए तो इतनी सारी एनर्जी लग रही है टीवी की। So from Mg2 plus to 3, yeah, right. ठीक है? अब यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम दीज पॉइंट्स, ठीक है, यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है वो ये कहना चाह रहा है कि अगर जो गैप है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का, ठीक है, इफ दैट इज बिटवीन 11 एंड 16 EV, देन दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स मतलब कंपेरेबल हैं,
लाइक जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर सकते हैं, ठीक है, एंड दैट इज समथिंग which is attributed as a reason for variable valencies shown by d block metals, ठीक है। सो यहाँ पर तो खैर एल्यूमिनियम का इन्होंने एग्जांपल दे दिया, बट मैं इसके नीचे ऐसे हाईलाइट कर दे लिख देता हूँ, इफ गैप बिटवीन successive IE lies between 11 EV and 16 EV, then either of the oxidation state या फिर जो भी valency word हम लोग यूज कर लेते हैं, valency can be found, ठीक है। दिस इज द, you can say, a reason behind primarily the variable valency shown by d block elements. सर ये है। सर ये then either of the oxidation states can be found, इसका मतलब क्या होता मतलब जैसे अब मैंने आपको एग्जांपल दिया डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का, राइट। सो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में कैसा रहता है दैट है कि आयरन का आप एग्जांपल लोगे, yes, sir. ठीक है। तो अब जैसे आयरन का एग्जांपल हो गया, तो मैं ऐसे आयरन का ये डेटा आपके सामने यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है। Yes, sir. तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज के बीच का गैप हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। ये +1 +2 +3 +4 इसके करस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ पर कैसा है, ये जो डेटा है किस तरीके से बता रहा है दैट आप इन दोनों के बीच का गैप देखोगे तो कितना दिखा रहा है ये So 9 दिखा रहा 9 EV। तो 1 और 2 में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, है। गैप 11 EV से कम है ना, ये yes, sir. ठीक है। फिर 16 और 30 के बीच में कितना गैप, Sir, 14 दिखा रहा 14, तो वो 11 और 16 के बीच में है, yes, sir. राइट। तो फिर लाइक 2 और 3 दोनों दिखा देगा, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ज्यादा टेंडेंसी शो करेगा कम टेंडेंसी शो करेगा, मतलब दोनों अपेरेंटली दिखाने की कोशिश करेगा। अब सर तो मतलब दोनों इक्वली स्टेबल होंगे। नहीं इक्वली नहीं, ऐसा देखो, इक्वल वर्ड इज अ मैथमेटिकल वर्ड, अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, हाँ सर ये तो एम्पिरिकल है ना। तो एकदम ऐसे हार्डकोर मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स मत मारना। ओके सर ठीक है। सो यहाँ पे +3 +4 के बीच में देखोगे तो गैप कितना हो गया, 16 EV से ज्यादा हो गया, यस सर तो रिलेटिवली फिर लाइक प्लस लोअर वाला जो ये ऑक्सीडेशन स्टेट है वो शो करने का टेंडेंसी रहेगा। तो इस तरीके से ऐसे लाइक मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए डेटा स्टडी करके ये एक सॉर्ट ऑफ ट्रेंड बनाया है, ठीक है। बट आई डोंट फाइंड इट लाइक क्वाइट, Is it based on some rule, like a rule or something? नहीं, it's just a, you know, as I said, it's a empirical trend based upon study of ionization energy data. Okay. So it works for every element. नहीं, it doesn't work for every element. Okay. So इसको एक like ऊपर से just समझने की कोशिश करना कि okay, this is the kind of empirical observation based upon ionization energy, successive ionization energy data that we have arrived at, ठीक है। मल्टीपल बुक्स में मेंशन किया हुआ है लिटरेचर में, तो ठीक है, उसको ड्यू रेस्पेक्ट दे देते हैं, देख लेते हैं। सर वो सी पॉइंट समझा सकते हो? ठीक है, सी पॉइंट को स्किप कर दो, लाइक डोंट फोकस टू मच ऑन दिस एल्यूमिनियम का एग्जांपल, ठीक है। जस्ट फोकस अपॉन दिस एज द सी पॉइंट, ठीक है, ये चल जाएगा। इसको अगर आप स्किप भी कर दोगे तो चलेगा, इट इज नॉट दैट। So, so for this C point, it needs to be successive EV, right? So first and second or second and third. हाँ, सक्सेसिव आई का ही तो हम लोग डेटा नोटिस करना, मैंने यहाँ पे लिखा है ना, बेस्ड अपॉन डेटा ऑफ सक्सेसिव आई। हाँ sir, because in C point for the aluminium one, it was showing asking for, it was saying first and third. That's why I added up.
यहाँ पर मैंने बताया ना कि इसको आप हर एलिमेंट के केस में अप्लाई करने जाओगे तो यू विल फाइंड प्रॉब्लम्स एट सम सिचुएशंस, बट दैट्स ओके। दैट्स व्हाई आई सेड कि डोंट गो टू मच इनटू द डेप्थ ऑफ इट, जस्ट ऊपर ऊपर से एक नोटिस कर लो कि हाँ ऐसा कुछ एक एप्लीकेशन है, ठीक है। Okay, sir. ऑलराइट, sir. दिस इज आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इट्स अंडरस्टैंडिंग। अब हम लोग नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी का डिस्कशन करेंगे, which is electron affinity. However, बहुत ही cautiously और ध्यान से सुनना that in NCERT ये word हटा दिया गया है, there is no word like electron affinity, ठीक है। this is like the third property हम लोग स्टडी कर रहे हैं, electron affinity और electron gain enthalpy। now ध्यान से नोटिस करना, इसको शॉर्ट में ऐसे EA बोलेंगे और इसका सिंबल रहेगा डेल्टा एच ई जी, ठीक है। सिंबल्स ध्यान से नोटिस करना। अब 5 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग विभूषिता। अब नोटिस करना EA का डेफिनेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का डेफिनेशन। दिस इज मोर ऑफ अ यू कैन से a loose definition. It is not something which is a technical definition. Electron affinity, it is the tendency of an atom to gain electron. ये किसका एक हम लोग जनरल सिंपल डेफिनेशन दे देंगे, जो डेल्टा एच ई जी है दैट्स अ प्रॉपर थर्मोडायनेमिक टर्म। इसका एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एक टेक्निकल डेफिनेशन, एक क्लियर डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना है। व्हाट डज दिस मीन, यहाँ पे नोटिस करना डेल्टा एच ई जी, इट इज द एनर्जी एक्सचेंज्ड, ठीक है। मोस्टली इट इज रिलीज्ड, बट कुछ केसेस में नहीं होता है, कुछ केसेस में अब्जॉर्ब हो जाता है, वो हम लोग नोटिस करेंगे कौन से केसेस है। इट इज द एनर्जी एक्सचेंज्ड व्हेन an electron is added to an isolated gaseous atom, right? So ये मेरा एक isolated gaseous atom है, इसमें मैं इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, एक अनायन M माइनस आयन। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो एनर्जी एक्सचेंज हुआ होगा दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। जो डेल्टा एच है, डेल्टा एच represents the energy exchanged during this process. This is called as delta H Eg, ठीक है। आप नोटिस करोगे जैसा आप लोगों ने आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में किया था, इसका जो यूनिट्स रहता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या फिर किलो जूल पर मोल में रिपोर्ट किया जाता है, ठीक है। टिपिकली किलो जूल पर मोल का डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नाउ यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अपन नोटिस करेंगे, ठीक है। 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट is that delta H Eg cannot be measured directly via
experiments. What do I mean by this? जैसे आपने आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में नोटिस किया था, यू रिमेम्बर आपने आयोनाइजेशन एनर्जी का मैंने एक वो वीडियो भेजा था आपको लास्ट क्लास में. Yes, sir. Got a chance to see that video? Yes, sir. Yes, sir. Ionization energy as a property can be directly measured via experiments. मतलब you can create an experiment in which you have isolated atoms, gaseous atoms, and then you are able to eject electrons out of them by bombarding them with photons and then seeing, you know, what photons are able to do that, what aren't able to do that, and all that thing can be done via direct experiments. ठीक है, direct is the catchword. But electron gain enthalpy मतलब ऐसा करवा पाना एक्सपेरिमेंटली डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है. मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप कहीं से एक आइसोलेटेड एटम लेके आए और कहीं से एक इलेक्ट्रॉन लेके आए और आपने उन दोनों को मिला दिया तो उन दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया. इनफैक्ट if you bombard an atom with a electron, with a high speed electron, तो वो उसमें से वापस से इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेगा. ठीक है, मतलब आप कहीं से एक एटम लेके आए और कहीं से एक इलेक्ट्रॉन लेके आए और ये कोलाइड करवाओगे तो इससे तो लाइक देयर विल बी अ टेंडेंसी टू इवन लूज अनदर इलेक्ट्रॉन. ठीक है, दैट इज द काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट यू विल एक्चुअली सी रादर देन द मेटल लाइक ट्राइंग टू कैप्चर दैट इलेक्ट्रॉन. ठीक है, सो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखना, डेल्टा एच ई जी का जो डेटा है, का जो वैल्यूज हैं, दे आर नॉट measured directly via experiment. ठीक है, they are measured indirectly. ठीक है, there are various thermodynamic ways through which such measurements are done. ठीक है, अब यहाँ पर मैं नाम लिख दे रहा हूँ, अभी हम लोग नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे. रेफर बॉर्न हेबर्स साइकिल. ठीक है, आपको जेडी ली में मिल जाएगा ये, आप अगर जेडी ली से आगे रीड करोगे. आई डोंट नो सुदर्शन गुहा वाले वर्जन में है कि नहीं है, बट जो ओरिजिनल जेडी ली का है उसमें ये बॉर्न हेबर साइकिल यहाँ पे दिख जाएगा. बट उसमें मत जाना अभी. लाइक टू स्टडी बॉर्न हेबर साइकिल वी विल रेफर टू इट इन थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर कि ये है क्या और इससे कैसे इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मेजर करी जाती है. ठीक है, इट्स अ थर्मोडायनेमिक टेक्निक. सेकेंड इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट रहेगा यहाँ पर जो कि हम लोग देखेंगे इज दैट डेल्टा एच ई जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज, जैसे मैंने ऊपर लिखा, नेगेटिव. नेगेटिव मतलब क्या हो गया? एनर्जी रिलीज्ड. ठीक है, इज नेगेटिव फॉर मोस्ट एलिमेंट्स but is found to be positive. Positive मतलब energy Absorbed. for the following. ठीक है, और ये following क्या है इनको याद में रखना है. like these are, you can say, are list of exceptions. क्या क्या है ये? So you have noble gases. ठीक है, you have alkaline earth metals. ठीक है, alkaline earth metals. इसमें आप लोग नोटिस करना दैट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम के लिए तो पॉजिटिव वैल्यूज रहती हैं, बट जो उनके नीचे हैं कैल्शियम क्या रहेंगे और नीचे Strontium, barium, and radium. Radium. ठीक है, रेडियम को छोड़ देते हैं, रेडियो एक्टिव है. कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम
have negative delta H Eg, but very small magnitude. ठीक है, हार्डली कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है. देन नोटिस करना 2b. 2b में कौन से एलिमेंट्स रहते हैं? रुको रुको, कोई बताना मत, पकड़ने दो मुझे. इसको पकड़े. 216 बच्चे आज, इतने रिकॉर्ड बच्चे कैसे हो सकते हैं? रुको, किसी को पकड़ा जाए. हाँ, लीव कर रहे हैं लोग. अतुल्य आनंद. अतुल्य ए स्क्वायर, तुम्हें ए स्क्वायर बोल सकता हूँ मैं? अतुल्य आनंद. सर ए स्क्वायर तो सही मैं कुछ। भी हूँ. अच्छा, और भी ए स्क्वायर, हाँ वैसे हो सकता है. सो 2b में कौन से एलिमेंट्स होते हैं अतुल्य? पढ़ाई नहीं कर रहे तुम? सर कम होते जा रहे पार्टिसिपेंट. सो 2b में जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी. Mercury. Zinc, cadmium, mercury. Yes. सो इनके भी बारे में इनका भी जब डेटा नोटिस किया गया तो इनका भी what was found was that delta H Eg was positive, एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है. एंड नाइट्रोजन एंड मैंगनीज Mn, ये आप ध्यान में रखोगे. ठीक है, इनके लिए डेल्टा एच Eg का वैल्यू पॉजिटिव है. पॉजिटिव इन द सेंस दैट इफ यू हैव टू ऐड इलेक्ट्रॉन्स टू दीज एटम्स. ठीक है, इतना आप ध्यान में रख लो. और भी इक्के दुक्के एग्जाम्पल होंगे, बट इनके लिए स्पेशली आप ध्यान में रखोगे दैट व्हेन एडिंग इलेक्ट्रॉन टू दीज एनर्जी इज प्रोवाइडेड. absorbed, right? Energy is to be added. ठीक है, राइट. तो इनके साथ में ये वर्ड्स यूज होते हैं एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक. ये आपको एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक वर्ड पता है कि नहीं? यस सर. हाँ हाँ, सर, sir. पता है. सर वो पता है. एनर्जी अब्सॉर्ब मतलब एंडोथर्मिक. Endothermic. ठीक है, और अगर एनर्जी रिलीज हो रही है Exothermic. मतलब क्या है? exothermic. ठीक है, ये वर्ड भी यहाँ पे कई बार यूज हो जाएंगे. ठीक है, अब Sir, हाँ, sir, just can you explain energy- how can energy be absorbed while accepting an electron? हाँ हाँ. सो देखो, जब एक एटम है न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. ठीक है, अब मैं एक और इलेक्ट्रॉन बाहर से इधर ऐड कर रहा हूँ. सो जो ये एडेड इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से एनर्जी में चेंजेस आ रहे हैं. क्यों आ रहे हैं? बिकॉज यहाँ पर अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव इंटरैक्शंस बोथ आर गोइंग टू बी टेकिंग प्लेस. Yes, sir. न्यूक्लियस है, वो तो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहेगा, बट जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसको रिपेल करना चाहेंगे. Yes, sir. अब दोनों में what we find is that in most of the cases the attractive nature is dominant. तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड करा गया तो एनर्जी रिलीज हो गई अट्रैक्टिव नेचर की वजह से. बट इन सम केसेस, जैसे ये वाले एग्जांपल्स हो गए, फॉर एग्जांपल नोबल गैसेस हो गया, तो नोबल गैसेस में व्हाट वी फाउंड कि अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो इट इज लीडिंग टू डिस्टेबलाइजेशन, इट इज लीडिंग टू इंक्रीज इन एनर्जी. क्यों? बिकॉज हो सकता है कि रिपल्सिव इंटरैक्शन डोमिनेट कर गया. मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन आया, न्यूक्लियस तो कह रहा है कि हाँ हाँ तुम आ जाओ, लाइक यू आर ऑपोजिट चार्ज, बट जो इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर लाइक कि नहीं नहीं, मतलब वी आर हैप्पी एट आवर in our configuration, we don't want this, like adding this would just lead to more instability in our configuration, and that actually comes out to be a dominant factor. As a consequence,
when you have to add the electron to a noble gas, right, it is requiring energy. Energy needs to be supplied. Sir, but after adding electron to noble gases, sir, the energy increases because of which instability is created. Yes. So they should release the energy to become stable, right? हाँ मतलब अगर let's say you have done this exercise, ठीक है, आपने मान लो जैसे नोबल गैस लिया या बेरिलियम लिया, ठीक है, बेरिलियम Yes. से बेरिलियम माइनस आयन बना दिया लाइक 2a का, तो yes, this will be called as an unstable ion, Yes, sir. right? It will not want to be in this state for long, it would want to lose that electron, ठीक है. So, but then why are noble gases absorbing the energy instead of releasing? वही तो मैंने बताया आपको. Because हाँ, you Oh. have to आप give एक मिनट, energy. दो चीजों को मिक्स मत करो. एक तो हो गया ये प्रोसेस क्या कह रहा है, ये प्रोसेस कह रहा है एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. Yes, sir. सो इलेक्ट्रॉन आया और उसको ऐड कर दिया आपने. इस प्रोसेस को हम लोग कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. Yes, sir. अब इसके बाद क्या हो रहा है वो तो कुछ लाइक और प्रोसेस हो जाएगा ना, हाँ, yes, sir. Yes, sir. Okay. ठीक है. Yes, sir. Got it. तो सर इलेक्ट्रॉन ही अब्सॉर्ब करता है ना एनर्जी को? नहीं, हम बोलते हैं ओवरऑल सिस्टम, लाइक वी से दैट इज द ओवरऑल सिस्टम, द एटम प्लस आयन कंबाइंड. ओके सर. नाउ अब यहां पर नोटिस करना इन एलिमेंट्स के केस में जो यहाँ पे मैंने आपको हाईलाइट कराए हैं, ध्यान में रखने, इनके केस में एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही होगी, ठीक है. और इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हाईलाइट करे जा सकते हैं. जैसे आप नोटिस करोगे इनका जिंक, कैडमियम, मर्करी, नाइट्रोजन का, मैंगनीज का, राइट, इनमें कैसा हो गया. इफ यू विल नोटिस नोबल गैसेस में, इनफैक्ट अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में भी आप नोटिस करोगे. सो व्हाट यू कैन सी इज दैट जो एडेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आप ऊपर से नोटिस करना, नोबल गैसेस में देखोगे या जिंक, कैडमियम, मर्करी में, ठीक है, या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में, ठीक है, इन तीन में आप नोटिस करना, इन तीन में आपको कैसा ऑब्जर्वेशन आ रहा है दैट जो एडेड इलेक्ट्रॉन है इट इज getting added into a higher energy subshell and उसके साथ में कुछ पेयरिंग जैसा भी हेल्पफुल फैक्टर, सॉरी पेयरिंग क्या बोल रहा हूँ मैं, एक्सचेंज एनर्जी जैसा हेल्पफुल फैक्टर भी नहीं हो रहा है, ठीक है. जैसे आप नोटिस करोगे फॉर एग्जांपल बेरिलियम एज एन एलिमेंट आपने नोटिस किया, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, 1s2 2s2, राइट. अब इसमें मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं तो वो कहां पर जा रहा है, 2p1 में. हाँ. ठीक है. सो इसमें जो एडेड इलेक्ट्रॉन आया वो एक रिलेटिवली हायर एनर्जी सबशेल में आया, ठीक है. उसके अलावा आफ्टर कमिंग इट डिड नॉट हैव एनी अदर इलेक्ट्रॉन इन द सेम सबशेल जिसके साथ वो एक्सचेंज इंटरेक्शंस करके थोड़ा स्टेबिलिटी एक्वायर कर सके. ठीक है. तो जैसे फॉर एग्जांपल आप लिथियम में नोटिस करोगे, लिथियम में कैसा है, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, सॉरी 1s2 2s1. अब जो एडेड इलेक्ट्रॉन आया वो तो 2s1 में ही आ गया, लाइक इन द एग्जिस्टिंग सबशेल में ही आ गया. बट बेरिलियम में उसको हायर सबशेल 2p में आना पड़ा, हायर एनर्जी के सबशेल में आना पड़ा, एंड उसको कुछ हेल्प भी नहीं मिल रही एक्सचेंजेस में.
जबकि बोरॉन में 1s2 2s2 2p1 ऑलरेडी था, अब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, ठीक है, एग्जिस्टिंग सबशेल में ही ऐड हो रहा है 2p में, एंड उसको थोड़ा सा हेल्प मिल रहा है थ्रू एक्सचेंजेस। लाइक यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो इसके साथ में फिर एक्सचेंजेस भी कर सकता है, थोड़ा सा स्टेबलाइजिंग इफेक्ट भी मिल रहा है, ठीक है। बट इन केस ऑफ these elements like noble gases, alkaline earth metals and zinc, cadmium, mercury, what we are seeing is that ये help इनमें नहीं मिल रहा है। इनमें जो एडेड इलेक्ट्रॉन है वो हायर सबशेल में जा रहा है, हायर एनर्जी, रिलेटिवली हायर एनर्जी सबशेल में जा रहा है, ठीक है, एंड इट इज नॉट गेटिंग हेल्प थ्रू एक्सचेंजेस आल्सो, ठीक है। अच्छा सर तो मतलब ये जो कॉन्फ़िगरेशंस थे सर, इसी सर इनमें जो नया इलेक्ट्रॉन आता है उसको अपने लिए एक नया शेल भी बनाना पड़ता है, उसके लिए उसको ज्यादा एनर्जी लगती है क्या सर? हायर एनर्जी सबशेल में जा रहा है, रिलेटिवली हायर एनर्जी सबशेल में जा रहा है, एंड उसको फिर एक्सचेंज एनर्जीज में भी हेल्प नहीं मिल रही है, तो ओके सर। ठीक है। सर इसको ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ये एक फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को छेड़ रहा है, इसीलिए इसको ज्यादा एनर्जी लग रही हाँ हाँ, सो वो भी एक रीजन है, बट अब कैसा है कि मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं बोलता हूँ, ठीक है। व्हेन आई से अल्कलाइन अर्थ मेटल लाइक 1s2 या 2s2 या 3s2, आई डोंट कॉल दिस एज फुल्ली फिल्ड, लाइक आई नेवर यूज फुल्ली फिल्ड वर्ड फॉर s ऑर्बिटल्स या s Okay. सबशेल्स, है? ठीक है। अच्छा, Yes. नाइट्रोजन मैंगनीज के केस में इनफैक्ट नाइट्रोजन का भी जब आप नोटिस करोगे तो नाइट्रोजन का वैल्यू पॉजिटिव रहता है, और उसके नीचे के जो एलिमेंट है फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एसबी, इनका वैल्यू जरूर नेगेटिव रहेगा, बट जैसा यहाँ पर लिखा ना स्मॉल मैग्नीट्यूड का ही रहेगा। तो इनमें क्या नोटिस हो रहा है, जो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन था नाइट्रोजन का या मैंगनीज का भी जो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो काइंड ऑफ डिस्टर्ब हो रहा है बाय एडिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सर इसमें तब तो सबको होना चाहिए ना, सारे हाफ फिल्ड होना चाहिए ना सर? हाँ हाँ, तो इम्पैक्ट दिखता है 1s2 2s2 2p3, ठीक है, जैसे ये नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है। अब आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन लेके आओगे तो वो क्या कर रहा है, इसका हाफ फिल्ड हाँ कॉन्फ़िगरेशन खराब कर रहा है, यस सर। ठीक है। सो दैट इज अ डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से वी आर सेइंग दैट एनर्जी सप्लाई करना पड़ रहा है, यस सर। ठीक है। नाउ ऐसा ऑब्जर्वेशन इसके नीचे भी है, लाइक फॉस्फोरस, आर्सेनिक, इन सब में भी है, बट व्हाट वी फाइंड इज कि उनमें वैल्यू पॉजिटिव नहीं हुआ, ठीक है, डेल्टा एच ईजी का वैल्यू पॉजिटिव कम हो नहीं गया। हुआ, बट कम हो गया, लाइक उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम रहेगा, जो एनर्जी जितनी रिलीज होनी चाहिए थी उतनी नहीं होगी, उससे काफी कमी होगी, ठीक है। बट यस हैविंग सेड दिस, हैविंग टॉक्ड अबाउट दिस एक्सप्लेनेशन, you don't need to worry more about the explanation. What you need to worry more about is remembering these examples, ठीक है, इनको याद रखना है ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक्सप्लेनेशन की डिटेल में आपको जाने की इतनी जरूरत है नहीं, ठीक है, मैंने बता दिया ऊपर ऊपर से, बट यू नीड टू रिमेंबर दीज एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो ये आपका डेल्टा एच ईजी का इंट्रोडक्शन हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन अफिनिटी का। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, अब मैं आपको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बीच का एक रिलेशनशिप भी बता देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे नोटिस करना, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या शॉर्ट में हम लोग जो ये बोलेंगे इज related to delta H Eg in the following manner. ठीक है, कैसा रहेगा यहाँ पे नोटिस करना, if delta H Eg is negative, ठीक है, then
इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज इक्वल टू मॉड ऑफ डेल्टा एच ई जी, ठीक है, जो उसका मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल देते हैं. इफ डेल्टा एच ई जी इज पॉजिटिव, किसी एलिमेंट के लिए अगर डेल्टा एच ई जी पॉजिटिव है, देन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज असाइंड 0. ठीक है, दिस इज लाइक एन असाइंड नोशन, असाइंड वैल्यू, कि उस एलिमेंट को या उस स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, तो उसकी अफिनिटी या उसका अफेक्शन फॉर एन इलेक्ट्रॉन इज 0. ठीक है, व्हाई वी डू दिस? ठीक है, दिस इज हेल्पफुल इन राइटिंग comparisons, comparison or you can say trends. इसके लिए ये लिखा जाता है, यूज करा जाता है. ठीक है, अदरवाइज क्या होता है, हमेशा कंफ्यूजन ही रहता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूंगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, इनमें किसकी इलेक्ट्रॉन लेने की, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी? फ्लोरीन. Right? Intuitively you understand that if I talk about electron affinity का trend, fluorine should be greater than chlorine, should be greater than bromine, should be greater than iodine. ठीक है, in fact let me not use fluorine क्योंकि वो एक exception रहता है. हाँ हाँ मैं सिर्फ इतना यूज कर लेता हूँ. चलो, क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन, ऐसा रहेगा. यस ठीक है, अब अगर मैं इनका डेल्टा एच ई जी का वैल्यूज लिखूंगा आपके सामने, ठीक है, बुकलेट में है ना, आई थिंक डेल्टा एच ई जी का वैल्यूज भी का भी डेटा डाला हुआ है. हाँ है. तो इसमें आप नोटिस करोगे क्लोरीन का रहता है राइट माइनस किलो जूल पर मोल में लिख रहा हूँ. ठीक है, एंड आपको डेटा याद नहीं करना है. माइनस 348.6, ब्रोमीन का है माइनस 324.5 और आयोडीन का है माइनस 295.2. ठीक है, तो अगर मैं इसका ट्रेंड कंपेयर करने लगूंगा तो मुझे विद साइन जाना पड़ेगा, है ना? यस सर Yes, sir. तो फिर मुझे बोलना पड़ेगा यू नो दिस वैल्यू इज लेसर एंड दिस वैल्यू इज लेसर, बट देन by using that sign I kind of lose the meaning of comparison, because while doing that comparison I really want to just know which has a greater tendency or affinity for electron. But if I look at this trend, you know chlorine is less than bromine is less than iodine, so it kind of confuses me a little, like यस इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्लोरीन की क्या कम है? तो इसके लिए जब भी हम लोग ट्रेंड्स का कंपैरिजन करेंगे we'll often use the word electron affinity, because that is like the magnitude that is like going to give us what we want to really understand. ठीक है, ऑलराइट, मैं उसको मिटा रहा हूँ, आपको वैल्यूज वगैरह को ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं है. सो दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड डेल्टा एच ई जी. ठीक है, अच्छा, another important point in this electron gain enthalpy which I would want to highlight is that delta HEG, this is very very important. ठीक है, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला पार्ट रहता है इस चैप्टर का, बहुत ही कम जगह पर न्यूमेरिकल वाला पार्ट है बट रहेगा. डेल्टा HEG of an element, ठीक है, say M is the element, is not the opposite, is not opposite of delta H IE of M. ठीक है, कई बच्चों के दिमाग में ये एक मिसकंसेप्शन बन जाता है. ठीक है, वो मिसकंसेप्शन कैसा है कि सर आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब लूजिंग इलेक्ट्रॉन. Yes, sir. ठीक है, एंड
इलेक्ट्रॉन गेन मतलब एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हुए ना, बट वैसा नहीं है, ठीक है। दे आर टेक्निकली नॉट ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। इनफैक्ट आप यहाँ पे नोटिस करना, जब मैं डेल्टा एच ईजी लिखूंगा तो व्हाट इज द representation that I used? Mg plus, like M gas plus electron is giving M minus gas. This is what delta H Eg represents. What does delta H IE represent? M giving M plus plus electron. Can you see, are they opposite of each other? No, sir. Right? They are not opposite of each other. सर ये तो बस पोजीशन बदल दिया है एलिमेंट्स का। नहीं, पोजीशन नहीं बदला है, आप केयरफुली नोटिस करना, दे आर नॉट opposite दिख गया, each other. दिख गया, दिख Sir, will the same will be considered if we do M plus plus E minus हाँ, gives so correct. What is opposite? तो यहाँ पर in fact if you want to understand what is opposite of delta H Eg, if you have that question, तो यहाँ पे notice करना, so इस reaction को reverse कर दो, ठीक है। so इस reaction को अगर मैं reverse कर दूंगा, like delta H Eg of M, मतलब M plus electron is giving M minus, इसको मैं opposite कर दूंगा तो क्या लिखने में आ जाएगा? सर M minus gives Losing an electron. Yes, sir. yes sir, तो ये क्या हो जाएगा? This is actually what? This is delta H IE of M minus, yes sir, है ना? yes sir, So opposite of delta H Eg would be, you can say delta H IE of not M, ठीक है, M minus. Opposite of delta H Eg of M is delta H IE of M minus, ठीक है। ये समझ में आया? yes sir, Yes, sir. Let's say if I ask you what is the opposite of delta H IE of M, इसका मैं ऑपोजिट पूछ रहा हूं आपसे, तो उसको आप क्या नाम दोगे? M plus. so delta Delta plus, H sir. Eg of M Delta plus. H Eg of M plus. Eg of M. करेक्ट। सो डेल्टा एच आई ऑफ एम अगर मैं लिख रहा हूँ तो वो कैसा लिखने में आ रहा है? एम से आ रहा है एम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। इसका ऑपोजिट अगर मैं लिखूंगा तो वो क्या होगा? एम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन इज गिविंग एम, राइट? और ये क्या होगा? यू कैन से दैट इट इज इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ व्हाट? एम प्लस, ठीक है। सो इट इज डेल्टा एच ई जी ऑफ एम प्लस, ठीक है। सो ये केयरफुल एक अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए आपके दिमाग में, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड सच बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है। एक दो मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको कराता हूँ इस पर बेस्ड, ठीक है, नोटिस करना। जस्ट गिव मी वन मोमेंट। थोड़े बहुत ही न्यूमेरिकल हैं मतलब इस चैप्टर में, वो इसी के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, डेल्टा एच ई जी एंड डेल्टा एच आई के अराउंड ही, ठीक है। सो हाँ, ट्राई दिस क्वेश्चन। हाँ बोलो, क्या क्या डाउट है अभी? Sir, Hmm. sir, you said that some elements have positive electron gain enthalpy, right? Right. So why isn't the alkali metals a part of this? Like how nitrogen is. So alkali metals also have a half-filled S, right? So they would neither want to they will not want to get one. No, S orbitals के लिए there is
नथिंग लाइक हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ये चीज मैं पहले भी मल्टीपल टाइम्स बोल चुका हूँ, दोबारा रिआइटरेट कर रहा हूँ, दैट व्हेन वी talk about s orbitals या s subshell, you can say there is no concept of half filled or fully filled. The concept of half filled or fully filled is used only in the context of p, d, f or any other higher subshell. क्यों? क्योंकि जब हम हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड को एक्स्ट्रा स्टेबल बताते हैं तो व्हाट वाज द रीजन दैट वाज एट्रीब्यूटेड? It was symmetrical distribution of electrons. Maximum exchange energy. After maximum exchange energy that is going to be there, like more exchanges are possible. अब ये सब थोड़ा ना एक s ऑर्बिटल में हो रहा है, लाइक s ऑर्बिटल तो एक सिंगल ऑर्बिटल है, उसके साथ में कहाँ पर एक्सचेंजेस हो रहे हैं? कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है? Okay, sir. Thank you. गैशियस स्टेट हम लोग इसलिए कंसिडर करते हैं बिकॉज वी डोंट वांट इन्फ्लुएंस ऑफ अदर नेबरिंग एटम्स। लाइक यहाँ पर these interactions are all simply boiling down to the attractive interaction between like opposite charges and repulsive interaction between opposite charges, right? Those are the fundamental forces that are acting. But अगर कोई आजू बाजू में भी atoms वगैरह रहे तो फिर उनका influence भी आ जाएगा ना, that's why we take isolated gaseous atoms. ठीक है? Sir, are you taking the answer? हाँ, मैं देख लेता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ। हाँ, करेक्ट। नहीं, किलो कैलोरी और किलो जूल में कंफ्यूज हो रहे हो कुछ बच्चे, ठीक है? किलो कैलोरी पर मोल में आंसर करना है। ईवी में तो कई बच्चों ने करेक्ट आंसर कर दिया है। ठीक है, सो इसको हम लोग कैसे रीड कर रहे हैं, चलो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर आप नोटिस करना, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Na इज 5.4 eV। इसको मैं लिखूंगा कैसे? Na गैस इज गिविंग Na प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये डेल्टा H कितना हो जाएगा इस चीज का? प्लस 5.4 प्लस 5.4 eV। ठीक है, वाई प्लस? बिकॉज यहाँ पर एनर्जी अब्सॉर्ब होती है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ F लिखा हुआ है, मतलब F गैस प्लस इलेक्ट्रॉन इज गिविंग F माइनस गैस। व्हाट अबाउट इसका डेल्टा H? -3 -3.4 -3.4 eV। ठीक है, माइनस क्यों? बिकॉज यहाँ पर ये एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना रहेगा। अब जो पूछा है वो बेसिकली इन दोनों का एडिशन है, एज यू कैन नोटिस। जो पूछा Yes, है sir. वो इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा। Na gas plus F gas is giving Na plus gas plus F minus gas। तो इसका डेल्टा H क्या हो जाएगा? इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा सिंपली। ठीक है, राइट? सो इनको मैंने ऐड कर दिया। सो व्हाट इज इट दैट आई एम गेटिंग? डेल्टा H एज +2 eV। +2 eV। राइट, बट क्वेश्चन जो है वो आपसे एक लेवल और एक्स्ट्रा आगे जाने के लिए बोल रहा है, यूनिट्स का ध्यान रखने के लिए बोल रहा है। ठीक है, 1 eV पर एटम को हमने कैसे याद किया था? व्हाट वाज इट्स इंटर कन्वर्जन? 96.5 kilojoule per mole। 96.5 किलो जूल पर मोल था, किलो कैलोरी नहीं। अगर मुझे किलो कैलोरी करना रहेगा तो आई विल डिवाइड दिस बाय 4.18। दैट इज द इंटर कन्वर्जन बिटवीन जूल्स एंड कैलोरीज। तो ये मेरा किलो कैलोरी पर मोल में आ जाएगा। तो मेरा जो आंसर रहेगा दैट विल बी डेल्टा H इज इक्वल टू 2 इंटू 1/4.18 इंटू 96.5 किलो कैलोरी पर मोल। दैट इज व्हाट माय आंसर विल बी। ठीक है,
समझ में आया? So why 2 into? तो है ना, Because it's 2 EV. कोई भी है ना, एक ही भी तो नहीं Sorry, है। sorry. ठीक है, समझ में आया ये? हाँ सर. All right. Now, अब लेट्स से एक और क्वेश्चन मैं आपसे ऐसे सिंपली पूछ लेता हूँ, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको ये चीज समझ में आया है कि नहीं आया है. लेट्स से एज एन एग्जांपल, IE1 of mg is equal to x, IE2 of mg is equal to y, EA of f is equal to z. ठीक है, एंड मैं आपसे बोल रहा हूँ डिटरमाइन mg gas plus 2f gas giving mg2 plus 2f minus. बताओगे क्या आएगा xyz के टर्म्स में? Sir, in this example, gas नहीं लिखा तो चलता है क्या? नहीं लिखना चाहिए, दैट इज, अगर नहीं लिखा तो भी मतलब हम लोग ये अज्यूम करके चलेंगे दैट गैस ही है. Okay sir. उन्हीं के लिए डिफाइन करा जा रहा है इन द फर्स्ट प्लेस. सर यहाँ पे z एज अ नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव? हाँ सर, वही पूछना था। आप लाइक ये मान के चलो आपको दे दिया है, लाइक दिस इज व्हाट इट इज गिवन टू यू, जस्ट z. ठीक है, यू डोंट नो एनीथिंग एल्स. हाँ राइट अनव. ठीक है, तो सिंपल है, x प्लस वाई माइनस 2z आ रहा है आंसर. Yes हाँ sir. सर। Yes sir. Yes sir. राइट, सो आपको ये चीज समझना है. इन ऑर्डर टू क्रिएट दिस, लाइक यू आर यूजिंग दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, mg से mg प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये डेल्टा एच कितना हो जाएगा, प्लस एक्स. ठीक है, प्लस इज बिकॉज आयोनाइजेशन एनर्जीज आर ऑलवेज अब्सॉर्ब्ड ओनली. ठीक है, देन mg प्लस से फिर mg2 प्लस बन रहा है, दिस इज योर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, दिस इज प्लस y. ठीक है, एंड देन f से as an f plus electron is giving you f minus, so delta h कितना हो जाएगा यहाँ पर, Minus z. माइनस z, क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी रिलीज हो रही है. और फिर अब अपन को यहाँ पर अपेरेंटली इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थ्रू आउट, और फिर हम ऐड करेंगे तो हमारा डिजायर्ड इक्वेशन बन जाएगा. so if you add them up, mg plus कैंसिल आउट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएंगे. राइट, क्या बन जाएगा, you will get mg gas plus 2f gas is giving mg2 plus gas plus 2f minus gas, एंड इसका डेल्टा एच हो जाएगा. इनको आप एज इट इज ऐड कर दोगे, x plus y minus 2z. That will Sir, be but sir, mg plus is on the LHS side and mg means
how is Mg plus getting cancelled, sir? मतलब एक लेफ्ट हैंड साइड पे और एक राइट हैंड साइड पे है ना. Ah, sir. So if they are one is on left and other is on right, so how can they get cancelled? माइनस मतलब माइनस हो जाएगा ना उधर जाकर. इक्वेशन तो वैसे लिखी जाती है ना, मतलब अगर आप ये इक्वेशन लिख रहे हो 1+1 और 1+2 इज इक्वल टू 1+3, तो आप ऐसे 1 1 काट सकते हो ना, जो ऑपोजिट साइड पे सेम वैल्यूज होती हैं. सर Okay, ये sir. एरो को इक्वल टू की तरह समझना. Yes, yes, sir. Got it, sir. Okay. चलो, सो आई थिंक ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, एक दो क्विक और कॉन्सेप्ट्स फटाफट देख लेते हैं. सो नोटिस करना, सिमिलर टू हाउ यू हैव स्टडीड ionization energy, there is a concept of successive electron gain. ठीक है, so second delta H Eg. ठीक है, second electron gain enthalpy. Right, I think if I ask you to define it, so it is a fairly simple task for you. ठीक है, जो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर क्या एनर्जी एक्सचेंज होगा. ठीक है, तो यहाँ पे नोटिस करना, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन enthalpy is always positive. That is, significant amount of energy is supplied to add an electron to already negative charged ion. ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन ऐड होने पर नेगेटिव चार्ज आयन बन गया है ना. अब नेगेटिव और नेगेटिव को आपको मिलाना है, तो रिपल्सिव इंटरेक्शन भी रहेंगे ना. यस सर. डेल्टा H Eg1 हो गया, ये नेगेटिव है ऑक्सीजन का. बट अब इसमें मैं एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूँ, O माइनस में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूँ. एज यू कैन नोटिस यहाँ पर, राइट, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर. तो इनको अगर मुझे पास लेके आना है तो मुझे एनर्जी सप्लाई ही करनी पड़ती है. तो यहाँ पर जो डेल्टा H Eg रहेगा, Eg2 हम बोलेंगे इसको, डेल्टा H Eg2, this is going to be a positive value only. This is going to be energy supplied, and as I highlighted, this is significantly higher. ठीक है, इसका जो अमाउंट होगा वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा होगा. ठीक है, सो अगर मैं इनको एड अप भी कर दूं, ठीक है, इफ आई ऐड देम अप, क्या बन जाएगा एड अप करने पर इक्वेशन? O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मेकिंग O2 माइनस, जो डेल्टा H Eg है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इन दोनों का सम. ठीक है, दैट विल बी डेल्टा H Eg1 प्लस डेल्टा H Eg2. It will come out to be positive only. ठीक है, Sir. overall would be positive. ठीक है, नाउ इसमें डेफिनेटली एक स्टूडेंट्स के दिमाग में ये रहता है, यू नो सर, मतलब ये तो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर हो रहा है ना, मतलब ऑक्सीजन से O2 माइनस, मतलब इज अ स्टेबल that is happening. यस सर. ठीक है, तो फिर ये मतलब डेल्टा H Eg पॉजिटिव, मतलब ये सेंस नहीं बना रहा. ठीक है, नाउ द थिंग इज दैट जो आपके दिमाग में एक थॉट प्रोसेस है, दैट ऑक्सीजन वुड वांट टू गेन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, एंड दैट इज द टेंडेंसी इट शोज इन रियल वर्ल्ड. It is going to form oxide ion, is what we can say
is not based upon the behavior of that isolated atom. It is actually based upon the behavior when it is present with other elements. So जैसे ये ऑक्सीजन एटम को अगर हम किसी दूसरे मेटल के एटम के पास में लेके आएंगे, then their combined effect is that the metal would lose electron and this non-metal oxygen would gain electron, and that is the combined effect what we need to see when talking about the property shown by the element. Okay, electron gain enthalpy या electron affinity, as you can see, is not really helping us to think about or to talk about the macroscopic behavior shown by the element. ठीक है, so जैसे यहाँ पर if I take this in combination with, जैसे ऊपर अपन देख रहे हैं ना कि if we take this in combination with the metal and then try to understand that what is the overall energy exchange that is happening, that will help us to understand what kind of tendency is shown by the element. ठीक है, तो ये एक पॉइंट है जो कि काफी एक डिस्कम्फर्ट का पॉइंट रहता है, एंड इस पर क्वेश्चंस भी कई बार बनते हैं that you know oxygen as an element. ठीक है, इनफैक्ट मैं आपको let me actually introduce that question. Just give me 1 minute. I'll try to find that question for you. कहाँ पर गया वो? सर तो मतलब ऑक्सीजन दो अलग अलग सिचुएशंस में दो अलग अलग बिहेवियर शो करता है? नहीं, ऐसा अलग अलग बिहेवियर की जो So positive energy indicates that energy is released, right? नहीं, energy is Absorbed. Oh, all right. Absorbed, Okay. provided. ठीक है, सो जैसे आपके सामने यहाँ पर ये क्वेश्चन रहा, ठीक है, 1 मिनट दो मुझे. So let's say ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है. सो इसमें स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, दैट O से O2 माइनस is associated with energy absorbed. Is this true? No, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. As we have noticed above, based on delta H Eg data. Yes. ठीक है, but several oxides are stable. ठीक है, we actually found oxygen to be showing -2 oxidation state in its oxides. Yes. Is also true. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, so it seems that statement 1 is true. Now what statement 2 is saying is that the cation anion interaction, ठीक है, cation मतलब जब ये ऑक्साइड्स बनाता है तो एक मेटल का कटायन बनेगा और नॉन मेटल जो अपना ऑक्सीजन है उसका अनायन बनेगा. So Yes, sir. कटायन अनायन एनर्जी इंटरेक्शन है, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस जब इंटरेक्ट करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, यहाँ पर आप ये चीज ध्यान में रख सकते हो, व्हेन ऑपोजिट चार्जेस interact, what will happen? Potential energy decreases. Negative में रहता है ना ये अपना. You can say energy is released.
ठीक है, फिर कैसे एक बार फिर से समझाना। अरे मतलब अपना जो पोटेंशियल एनर्जी का टर्म रहता है वो कैसा रहता है, k q1 q2 अपॉन r। हाँ ठीक है, और ऑपोजिट चार्जेस हैं तो ये नेगेटिव रहेगा। हाँ ठीक है, अब आप r का वैल्यू कम कर दे रहे हो, लाइक r का वैल्यू अगर आप डिस्टेंस लाइक उनके बीच में कम कर रहे हो, पास लेके आ रहे हो, हाँ तो मैग्नीट्यूड वाइज ये बढ़ेगा, बढ़ रहा है, बट क्योंकि साइन नेगेटिव है तो क्या हो रहा है, घट रहा है। पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है ना। Yes, sir. यस सर। एनर्जी, सो यू टेक एग्जांपल ऑफ सिंपल, आपको अगर इतना नहीं सोचना है तो आप ये सोचो ना, यू रिमेम्बर हाइड्रोजन में पहले में कितना होता है, -13.6 -13. -4 eV। So Minus -3.4. 3.4. as you move close to the nucleus, क्या हो रहा है, Potential energy is decreasing. पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है ना, या ओवरऑल एनर्जी भी एक्चुअली आई शुड से डिक्रीज ही हो रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Right? तो अगर मैं यहाँ से यहाँ जंप कर रहा हूँ तो एनर्जी रिलीज होता है ना। Yes, sir. Photon. ठीक है, सो यहाँ पर द कैटायन एंड एनर्जी इंटरेक्शन इन्वॉल्व ओवरकम्स द एनर्जी अब्सॉर्ब्ड। ठीक है, समझ में आया अभी ये स्टेटमेंट इसके साथ में। Yes, sir. Yes, sir. Sir, can you explain the second part of the second statement, like overcomes the energy absorbed? ऊपर वाले में एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है ना, लाइक टू ऐड इलेक्ट्रॉन टू द ऑक्सीजन। Okay. Okay, sir. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, इट इज लाइक फर्स्ट स्टेटमेंट भी ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है, एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट। So is it trying to say like this is the reason why the oxides are stable, right? सर तो मतलब यहाँ पर दो चीज हो रही है। एक तरफ ये ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है और एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है लेने के लिए, और सर दूसरी तरफ वही जो कैटायन आयन इंटरेक्शन एनर्जी है उसकी वजह से इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है कि वो ज्यादा हो जाता है ये ऑक्सीडेशन से। करेक्ट। ठीक है सर। अब क्विकली हम लोग ये इलेक्ट्रॉन गेन अफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के हम लोग फैक्टर्स देख लेते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट। सो ब्रॉड इसमें एक्चुअली ज़्यादा आपको इनके ऊपर ध्यान नहीं देना है, ट्रेंड्स वगैरह के ऊपर, जस्ट थोड़े बहुत एक्सेप्शंस हैं जो मैं आपको बताऊंगा वो ध्यान में रखना है। फैक्टर्स में साइज डिक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज करेगा। Yes, sir. Z इफेक्टिव अगर इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो जाएगा, Increases. Based upon these factors you have simple trends, right? What are the simple trends that are going to be there in front of you across a period? कैसा हो जाएगा, Electron affinity will Increases. Increase, sir. right? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आपका इंक्रीज कर जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो and Yes, sir. what will happen to down the group, Decreases. decreases. so across a period। ठीक है, काफी सिंपल फेयर इनफ ट्रेंड्स आ जाए। एंड यहाँ पर जो ट्रेंड्स के बारे में बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पे आई विल मेनली फोकस ऑन पी ब्लॉक। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर एल्स। लाइक एस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में आर प्राइमरीली मेटल्स, and metals don't really show this tendency of electron affinity, so I don't want to actually spend my time and effort into working and reasoning out their trends. S and D block are metals, and this is a property which is shown typically by non-metals. Non-metals. तो हम लोग तो ट्रेंड या एक्सेप्शन भी फोकस करेंगे, वो सिर्फ पी ब्लॉक के अंदर ही फोकस कर रहे हैं। सो अक्रॉस अ पीरियड साइज डिक्रीज होता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, इंप्लाइज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज करता है। ठीक है, डाउन अ ग्रुप, राइट, कैसा रहता है, साइज इंक्रीज करता है,
Z effective Constant. almost constant, and as a consequence of both these things combined, we say that electron affinity Decrease. ये जनरल ट्रेंड हो गया, ठीक है. बट इस जनरल ट्रेंड में अब कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है. इन एक्सेप्शंस का आप ध्यान में रखना, ठीक है. क्या रहेगा? सो यहाँ पर आप नोटिस करना, या चलो ठीक है यार, मतलब मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, आपको एटलीस्ट 10-15 मिनट लगेंगे टू एक्सप्लेन. लेट मी नॉट डू इट इन रश. नेक्स्ट क्लास में मैं इसके एक्सेप्शंस आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है. अभी एटलीस्ट आप लोग इसके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस तो ट्राई कर ही सकते हो, ठीक है. इनके एक्सेप्शंस Yes, sir. Yes, sir. पार्ट्स में पढ़ेंगे, लाइक अक्रॉस पीरियड, ठीक है, एंड डाउन द ग्रुप, दोनों सिनेरियोज में ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है. यहीं पे से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you. और क्वेश्चंस दूंगा आपको, वो भी आप ट्राई करना. So you said that the behavior of oxygen in the macroscopic reactions, it is not like well justified or related to the electron gain enthalpy. So sir, in that assertion and reason statement where it forms oxides, and the statement 2 was a proper explanation because of the cation anion energy release. So sir, so how did you, means why did you say that in the microscopic world the reactions aren't justified? So because we can apply the same concept there as well. हाँ, तो वही तो मैंने बोला ना, that it looks, when we only see this piece of information, ठीक है. Yes. When we only see this piece of information, it looks little bit off-putting. कि you know, ऑक्साइड तो बनते ही हैं ऑक्सीजन के, that is like the common behavior that we see. हाँ. ठीक है. बट ऐसा देखने को लग रहा है यहाँ पर कि डेल्टा एच ईजी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं है. Yes. So it kind of is counterintuitive to the idea that non-metals तो इलेक्ट्रॉन गेन ही करना चाहते हैं ना, तो ऑक्सीजन भी दूसरा इलेक्ट्रॉन भी लेना चाहेगा, इनफैक्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करना चाहेगा, ठीक है. सो the reason why that discomfort is there is because you are not looking at the whole picture. When you look at the whole picture, like for this question, from this question, yes, it is not just one oxygen that we have to look at कि इसको इलेक्ट्रॉन देने हैं. साथ में आप नोटिस करोगे जो दूसरा मेटल होगा उसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकलने हैं, और उसके बाद में उन दोनों कटायन आनायन का भी इंटरेक्शन होना है. सो ऑल दोज नीड टू बी टेकन इनटू अकाउंट व्हेन स्टडीइंग द ओवरऑल बिहेवियर. Yes, sir. Thank you. Sir, can you go a little up, sir, in that first electron gain enthalpy ka exceptions? First electron gain enthalpy ka exceptions. हाँ. Sir, for example, if you provide energy to magnesium, so will the electron, electron can also get excited, na? Means ionized means. So means सर फिर ये मतलब ऑब्जॉर्व करके मतलब अंदर कैसे आएगा, मतलब ओवरऑल तो जीरो ही हुआ ना. नहीं, मतलब सी, आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हो. एक हो गया दैट इलेक्ट्रॉन निकालना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइज, ठीक है. एंड दैट इज समथिंग व्हिच वी आर इवन requires energy. हाँ, that is something which requires energy, and that is something which we are also able to do experimentally and check directly. वो एक प्रॉपर्टी थी, वो हमने समझी, परखी और एज एन एनालाइज करी.
हाँ मैं आपको एक दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा हूँ विच इज इलेक्ट्रॉन गेन। हाँ एक जो वो उसको हम लोग अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएं, ठीक है, एंड मैंने ये चीज पहले भी बोल दी कि हम लोग डायरेक्टली नहीं करते हैं, ये डायरेक्टली मेजर नहीं होता है, ये इनडायरेक्टली मेजर होता है थ्रू सम थर्मोडायनेमिक वेज लाइक दिस बॉर्न-हेबर साइकिल। ठीक है, सो लाइक ट्राई टू थिंक ऑफ इट इन दिस वे कि मतलब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है आइसोलेटेड मैनर में, तो ठीक है। एनर्जी इंटरेक्शंस हो रहे होंगे, वो हम इस प्रॉपर्टी के थ्रू समझना चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग लेकर ही करना है, मतलब मिक्स नहीं करना। मिक्स कर देंगे तो बिगड़ जाएगा। ठीक है सर। नहीं, मिक्स कर देंगे तो बिगड़ेगा नहीं, मिक्स कर देंगे तो हमें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। मिक्स करेंगे तो हमें लाइक ओवरऑल पिक्चर का आइडिया लगेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इफ आई लुक एट दिस काइंड ऑफ क्लोरीन वाला ये वाला जैसे क्वेश्चन था कि एक सोडियम का एटम और एक फ्लोरीन का एटम हम लोग लेके आए, आइसोलेटेड सोडियम एटम है, आइसोलेटेड फ्लोरीन एटम है, और उससे आइसोलेटेड ही आयन बन रहे हैं। ठीक है, तो फिर व्हाट विल बी द एनर्जी एक्सचेंजेस। अब इसमें हम लोगों ने क्या मिस आउट कर दिया, इसमें अगर मुझे ओवरऑल देखना होगा तो कटायन अनायन का भी इंटरेक्शन होगा ना, एक्चुअली ये NaF लाइक साथ में बन जाएगा। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वो सब नहीं करा, मतलब लाइक आप ऐसे मान के चलो व्हाट आई शुड डू इज दैट अगर मैं सोडियम के वेपर्स, एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स में मैं सोडियम के वेपर्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ठीक है, सोडियम मेटल के जो एटम्स हैं वो मैं कहीं से लेके आया, उनको इंट्रोड्यूस करा, कहीं से फ्लोरीन के एटम्स लेके आया, उनको इंट्रोड्यूस करा, तो क्या होगा अपेरेंटली Na एंड F आपस में रिएक्ट करके ऐसे NaF बनाएंगे। हाँ ठीक है, अब हो ये रहा है कि मैं इस ओवरऑल प्रोसेस को नहीं एनालाइज कर रहा हूँ, मैं इसके कुछ कुछ पार्ट्स एनालाइज कर रहा हूँ। मैं क्या एनालाइज कर रहा हूँ कि Na जो है वो अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, फ्लोरीन जो है वो अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, ठीक है, तो क्या होगा। अब इसमें एक और पार्ट है, इसमें एक्चुअली एक और पार्ट क्या है कि Na प्लस और F माइनस आपस में जब इंटरैक्ट करेंगे और NaF बनाएंगे तो क्या होगा, उसके साथ भी एनर्जी लगेगी, और इसको कहते हैं लैटिस एनर्जी। ये मैं अभी आपको नहीं पढ़ा रहा, इस चैप्टर का स्कोप में लैटिस एनर्जी नहीं है, अभी इस चैप्टर के स्कोप में आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। जब मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा तब आपको मैं ये लैटिस एनर्जी के बारे में भी पढ़ाऊंगा। ओके सर। बट अभी मैं सिर्फ इतने पार्ट्स के ऊपर, इतने फंडामेंटल पार्ट्स के ऊपर ध्यान देना चाह रहा हूँ। Sir, ठीक है, sir, Okay, should sir. we read JDLE parallelly with the class or after the chapter gets over? वेल आप पैरेलल पढ़ सकते हो, सुदर्शन गुहा वाला वर्जन। Okay, sir. सर Sir, NCERT को प्रायोरिटी देना है या JDLE को? NCERT। Okay, sir. Sir, I wanted to ask a few questions, sir. Sir, I have KS Verma at my home, sir. KS Verma as well as VK Jaiswal. हाँ. So, should I solve both of them or any one of them? किसी एक को पहले कर लो, ठीक है? Okay. Make sure that you stick with that. Okay, sir. Because sir, I have total 4 books of physical chemistry right now with me. Means SN Dhawan, then KS Verma and Narendra Avasthi, sir. And one more is the VK Jaiswal, sir. All the 4 are available with me right now. So should I first do with Narendra Avasthi and then other books, right? VK Jaiswal isn't for physical chemistry. ये inorganic है periodic. Yes, sir, inorganic one, sir. Oh, yes, sir. और नरेंद्र अवस्थी में आपको फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर नहीं मिलेगा, राइट? हाँ, yes, sir. What I would advise is stick to one. Okay, sir. ठीक है, एंड उसको आप thoroughly complete करो. Okay, sir. Sir, can you scroll to the magnesium fluorine example? हाँ.
Sir, in this one, can we directly write for the magnesium, we can write Mg is equal to Mg2 plus 2 electron, and how many electrons are there, that much IE1 plus IE2, we can just write it like that, or it be wrong? Okay, thank you, sir. सर आपने फर्स्ट और लास्ट ग्रुप में कोई एक्सेप्शंस नहीं बताए थे ना? फर्स्ट और लास्ट किसी भी चीज के मतलब अभी हाँ नहीं है, अभी तक तो नहीं बताया। अभी तक नहीं बताए थे ना, वही पूछ रहा था। Sir, actually I had a question. Sir, this is relating to the booklet, but it will take just 1 second. Is it okay? Sir, the question was ki in the options they had given, the transition elements ka size decreases along the group very it decreases very slightly. So I found that statement incorrect, because in the end, like from nickel, copper and zinc, it starts increasing, right? Sir, so then, but in the answer they had given it as correct. So but first half तो follow कर रहा है ना? Decreases gradually. Transition metals बोला तो full होना चाहिए ना? हाँ नहीं, मतलब देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, बाकी ऑप्शंस भी पढ़ने पड़ेंगे। Yes sir, the other option was, there was another option B1 that was correct as well. I don't remember that right now. So the answer was C, in which it said both A and B are correct. So ऐसा करो, आप होल्ड कर लो, अपन लोग डिस्कस करेंगे इसलिए। Yes sir. तब एक बार। Okay sir. ठीक है। Sir, could you explain that statement regarding the cation anion interaction again? I didn't get it. नहीं, so जब यहाँ पर जैसे ये वाला स्टेटमेंट है, ठीक है, several oxides are formed, ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है, we find this to be a very common naturally occurring compound, right? Yes. अब yes, कैसा हो रहा है, if I break down the formation, ठीक है, of MgO, ठीक है, मैग्नीशियम सॉलिड और O2 गैस, ठीक है, ये नेचुरली अकरिंग फॉर्म हो गए इन एलिमेंट्स के, yes. और इनसे ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। नाउ इस रिएक्शन को, इस ओवरऑल केमिकल रिएक्शन को, इफ आई ट्राई टू ब्रेक इट डाउन इनटू पीसेस, दैट व्हाट इज हैपनिंग to make up this entire reaction. So what are the things that are coming to my mind? That, magnesium, if I was to like hypothetically break it down, not in real how it is happening, but hypothetically, तो मैग्नीशियम सॉलिड को मैग्नीशियम गैस में ब्रेक करो पहले, ठीक है, फिर मैग्नीशियम गैस को आयोनाइज करो, ठीक है, इनफैक्ट 2 बार आयोनाइज करो, ठीक है, फिर जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसके ऑक्सीजन एटम्स बनाओ, फिर ऑक्सीजन एटम को 2 इलेक्ट्रॉन अक्वायर करवाओ, ठीक है, फिर उसके बाद में जो ये आयंस बने, राइट, इनसे आप अपना कंपाउंड बनाओ, ठीक है, लाइक आई ट्राई टू ब्रेक दिस डाउन, ये ओवरऑल रिएक्शन को इनटू सर्टेन फंडामेंटल स्टेप्स, ठीक है, जैसे फर्स्ट स्टेप जो है, दिस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन, लाइक सॉलिड से गैस जाता है, सुना होगा सब्लिमेशन? Yes sir. सॉलिड से गैस जाना, ये क्या हो गया, फंडामेंटल स्टेप हो Yes. गया, आयोनाइजेशन, ठीक है, ये एक और फंडामेंटल स्टेप हो गया, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ठीक है, O2 से O Yes. एटम्स बन रहे हैं ना, ये कौन सा फंडामेंटल स्टेप हो गया जो हमने अभी सीखा? yes. दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, ये भी एक फंडामेंटल स्टेप हो जाता है, कैटायन अनायन का इंटरेक्शन, इसको लैटिस एनर्जी बोलेंगे हम लोग थोड़े टाइम बाद जब पढ़ेंगे, ठीक है। Okay. सो व्हाट दिस क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट और इज ट्राइंग टू से कि ये जो है apparently इट इज समथिंग जहां पर एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, ठीक है,
बट Yes. स्टिल ऑक्साइड्स बन रहे हैं, ठीक है, लाइक स्टेबल ऑक्साइड्स बन रहे हैं. वी फाइंड दिस टू बी हैपनिंग इवन इफ लेट्स से, मतलब जैसे मैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को लेके आया पास में, तो ऐसा नहीं है कि मुझे हीटिंग अप करनी पड़ रही है. लाइक आई पुट दैट मैग्नीशियम इन ओपन एयर, इट रेडिली फॉर्म्स एन ऑक्साइड कोट ओवर इट. ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि अरे इस स्टेप में तो एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है, बट स्टिल ऐसा रिएक्शन लाइक इजीली हो जा रहा है, लाइक स्टेबल मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जा रहा है. तो व्हाट द स्टेटमेंट 2 is trying to say is that don't judge the overall reaction based on just one of the steps that happened. ठीक है, there are in fact other steps that also happen, and उसमें से this one where the cation anion interaction happens is actually a key step which provides energy required for all such other steps to occur. Okay, sir. Okay, so that is the kind of background it is trying to provide. तो यहाँ पर यही मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था, दैट, और ये मैं इसलिए डिस्कस करना चाह रहा हूँ, नॉट दैट दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट राइट नाउ, बट दिस काइंड ऑफ डाउट कम्स इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट व्हेन दे look at this delta H Eg2 का value, like when they look at this piece of information that you know ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़े तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ गई, तो एक डाउट आता है स्टूडेंट्स के दिमाग में, सर ये तो मतलब ऐसा लग रहा है ना कि लाइक अपने आप ही हो जाना चाहिए, यहाँ पर तो लाइक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और तो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए ना, व्हाई इज इट दैट एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड. Yes. ठीक है, सो टू एलिमिनेट दैट डाउट आई जस्ट डिस्कस दिस एग्जांपल. Okay, sir. Thank you, sir. ठीक है, चलो, ऑल राइट देन, थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय.